अच्छा, ये मल्टीपल इनपुट्स की स्लाइड सारे लोगों को शो हो रही है? यस सर। चले, अच्छा हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हमने ये कहा था कि जो हमारे है ना, मैं अगर रिवाइज करूं तो जो हमारे एंड और गेट्स हैं वो कम्यूटेटिव भी हैं और एसोसिएटिव भी हैं। इसका ये मतलब है कि आप उनके मल्टीपल इनपुट्स जो हैं वो बनाएंगे अगर, तो उनमें एंड ऑपरेशन ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारे है ना नॉर और नैंड गेट्स, ये एसोसिएटिव नहीं होते, तो इसमें ऑर्डर का फर्क होता है। फॉर एग्जांपल इस ऑर्डर में ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है और इस ऑर्डर में जो आउटपुट है वो आपकी डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए इसको मल्टीपल इनपुट्स के ऊपर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बारह अच्छी बात ये है कि जब आप नैंड गेट लेते हैं, मसलन थ्री इनपुट नैंड गेट है या कुछ भी है, और उसको आप इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं कि नैंड नैंड और फिर आगे नैंड, ठीक है, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वल है आपके सम ऑफ प्रोडक्ट्स का। यानी कि एक नैंड गेट की इनपुट थी ABC, दूसरे नैंड गेट की इनपुट थी D और E। तो इनके आगे मैं अगर एक और नैंड लगा देता हूँ तो जो आंसर आता है वो ये होता है, यानी कि ये इसका सम ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाता है। तो अगर आपको सम ऑफ प्रोडक्ट्स में कोई भी टर्म गिवन हो इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप उसको नैंड गेट्स के थ्रू बड़ी आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नैंड गेट ऑटोमेटिकली सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। ठीक है, अच्छा बस अब हम इस चैप्टर के एंड के ऊपर जा रहे हैं। तो एक और गेट जो हम लोग काफी इस्तेमाल करेंगे वो एक्स और गेट है, एक्सक्लूसिव और। तो जो एक्सक्लूसिव और गेट है वो भी जो है कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, यानी कि उसकी आप जो है ऑर्डर उसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता और आप उसकी मल्टीपल इनपुट्स जो है वो बना सकते हैं। अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, मल्टीपल इनपुट्स आप नैंड और नॉर की भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो उसका आंसर आता है वो आपको देखना पड़ता है कि वो क्या है। इसके अंदर ये टू इनपुट गेट्स के साथ जो आंसर आ रहा है, और या अगर आप एक थ्री इनपुट गेट ले लेते हैं तो जो आंसर आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम है। सो आपकी ये इम्प्लीमेंटेशन और ये इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली सेम है। एंड के केस में इस तरह से नहीं होता, एंड के केस में होता है और के केस में होता है। तो जब हम थ्री इनपुट एक्स और गेट लेते हैं तो ये उसका ट्रुथ टेबल बनता है फ्रॉम 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 टिल 1 1 1। इसमें हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन वन कहाँ पे हो रहा है। तो देखिए ये फंक्शन यहाँ पे वन हो रहा है, यहाँ पे वन है, फिर यहाँ पे भी वन है, और फिर यहाँ पे भी वन है। अच्छा, इसमें जो कॉमन चीज हमें नजर आती है इस सारे सिनेरियो के अंदर वो ये है कि ये वन तब हो रहा है जब इसकी इनपुट के ऊपर ऑड नंबर ऑफ वंस है, यानी कि यहाँ पे भी वन, सिर्फ एक वन है, यहाँ पे भी एक वन है, यहाँ पे भी एक वन है, और फिर यहाँ पे तीन वन है। तो तीन वन पे भी ये वन है और एक वन पे भी वन है। जहां पे दो वंस हैं या सारे जीरोस हैं वहां पे ये फंक्शन जीरो है। तो ये एक तरह से ऑड नंबर ऑफ वंस के ऊपर वन हो जाता है। तो ये पिक कर रहा है कि अगर आपकी इनपुट पे ऑड नंबर तो ये फंक्शन वन होगा, इवन नंबर ऑफ वंस है तो ये फंक्शन जीरो हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीपल इनपुट्स एक्स और के। अच्छा, आगे हम चलते हैं जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक जो है वो बाइनरी में आपको पता है कि आपके दो ही लॉजिक लेवल्स हैं, हाई और लो। ठीक है, तो पॉजिटिव लॉजिक हम वहां पे कहेंगे जहां पे हमारा जो लॉजिक वैल्यू वन है वो करस्पॉन्ड करती है सिग्नल के हाई लेवल को। ये आपका सिग्नल है ना, ये तो सिग्नल है जो वोल्टेज से मिलकर बना है। अगर हाई वोल्टेज वन को इंडिकेट कर रही है और लो वोल्टेज जीरो को इंडिकेट कर रही है,
तो हम इसको कहेंगे कि ये आपकी है पॉजिटिव लॉजिक, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके ऑपोजिट भी कई जगह हो सकता है कि आपका जो हाई सिग्नल है वो एक्चुअली 0 को इंडिकेट कर रहा है, और जो लो लेवल सिग्नल है वो 1 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी, इस तरह के भी कुछ गेट्स आपको, इस तरह की भी आईसीस मिलेंगी जिसके अंदर ये लॉजिक उल्टी चल रही होगी। ऐसी लॉजिक को हम लोग नेगेटिव लॉजिक कहते हैं। तो सबसे कॉमन आपकी पॉजिटिव लॉजिक की है। आप अपनी लैब के अंदर भी जो आईसीस इस्तेमाल करेंगे वो सारी पॉजिटिव लॉजिक के ऊपर चलती है, मीनिंग के उस पर जब 5 वोल्ट आता है तो वो उसको 1 ले रहा होता है, और जब उस पर 0 आता है तो हम उसको 0 ही ले रहे होते हैं। बट यू विल हैव सम आईसीस जहाँ पे 5 वोल्ट को वो 0 लेगा और 0 वोल्ट्स को वो 1 लेगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो TTL है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये जो आईसीस आपने लैब्स में यूज करनी है, इसके अंदर तमाम तर जो हम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे वो पॉजिटिव होगी, मीनिंग के सिग्नल का हाई लेवल 1 को करस्पॉन्ड करेगा और लो लेवल 0 को करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है जी। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। ओके, तो ये आगे उसी तरह से उसने इसके ट्रुथ टेबल्स दिए में, यानी कि उसने कहा कि बजाय इसके 1 जीरोस को हम वो करें, उसने हाई और लो की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ट्रुथ टेबल इस फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, लो लो लो, लो हाई, हाई लो, हाई हाई, और इस तरह से भी हम लोग देखते हैं 1s and 0s की फॉर्म में। तो चूंकि हम लोग सारा अपनी बुक के अंदर ये पॉजिटिव लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ट्रुथ टेबल्स ये हैं, so we don't have to worry about the negative logic. नेगेटिव लॉजिक गेट्स का जो सिंबल होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। सिंबल के ऊपर ये जो आपको ट्राइंगल से नजर आ रहे हैं ये लगे हुए होते हैं उस गेट के ऊपर। तो अगर आप कभी कोई सर्किट इस तरह का देखें जिसमें इस तरह के ट्राइंगल्स आपको नजर आए तो फिर देन यू विल नो कि ये हमारी नेगेटिव लॉजिक गेट्स हैं, पॉजिटिव लॉजिक गेट्स नहीं। पॉजिटिव लॉजिक गेट्स इस तरह का होगा, उसके ऊपर कोई इस तरह का ट्राइंगल नहीं नजर आएगा। अच्छा, सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में। यानी ये जो हम वर्ड यूज करते हैं चिप, चिप इज बेसिकली एन इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो आईसी भी वर्ड इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा बहुत जगह कि ये आईसी इसकी आईसी है, फलाने की टीवी की आईसी है। तो आईसी इज बेसिकली अ चिप, तो उसको हम चिप भी कहते हैं, माइक्रोचिप भी कहते हैं, आईसी भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, ऑल द सेम थिंग, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है कि वो एक चिप के ऊपर एक पूरा सर्किट आप बना देते हैं, ठीक है। अब उस चिप, और चिप का साइज भी छोटा सा होता है। पूरा सर्किट जो है वो एक सिंपल लॉजिक गेट भी हो सकता है, और पूरा सर्किट जो है वो एक पूरा माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है जो उस चिप के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं एज फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI चिप कहते हैं। SSI का मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, विच मीन्स के एक चिप के ऊपर लेस देन 10 गेट्स अगर हो तो वो आपकी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। आप लैब के अंदर जो TTL आईसीज यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी SSI में आती हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में, क्योंकि उनमें 4 एंड गेट्स हैं या 6 एंड गेट्स हैं, समथिंग लाइक दैट, 10 से कम ही गेट्स हैं आपकी तमाम आईसीज के अंदर जो है। तो ये अगर चिप इस तरह की हो जिसमें लेस देन 10 गेट्स हो तो उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी हम चले गए मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के ऊपर, MSI। MSI एक ऐसी चिप होगी जिसके ऊपर तकरीबन 10 से ज्यादा गेट्स होंगे और तकरीबन 100 से कम गेट्स होंगे। तो अप टू 100 गेट्स अगर एक चिप के ऊपर है, कोई भी गेट्स आपके, तो उसको हम लोग कहते हैं ये है जी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद जब टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई तो वी वेंट टू लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI में तकरीबन 100 से लेके कुछ 1000 गेट्स होते हैं, मे बी 1000 गेट्स, 2000 गेट्स एंड सो ऑन एंड सो।
और फिर अब हमारे पास आ गई है VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI में मोर देन 1000 गेट्स होंगे, और 1000 तो कुछ भी नहीं है। VLSI की इस वक्त जो लिमिट है वो तकरीबन आप समझ लें कि 1 बिलियन तक चले जाते हैं। 1 बिलियन, नॉट मिलियन। 1 अरब गेट्स एक चिप के ऊपर ही हो सकते हैं, और इसको हम लोग VLSI कहते हैं। तो दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट राइट नाउ। तो आपके जितने प्रोसेसर्स बन रहे होते हैं, आपके एप्पल आईपैड का जो प्रोसेसर है उसके अंदर जो चिप्स लगी हुई हैं, आपके इंटेल के जितने प्रोसेसर्स हैं, आपके फोन्स में जितने हैं, और वो सारे जो टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग VLSI कहते हैं। और इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स और गेट्स होते हैं। सर वन चिप में बिलियन ऑफ गेट्स एक चिप के अंदर, और एक चिप का साइज ये है, फिजिकल साइज। ये जो मैंने बनाया है ना, ये एक्चुअली फिजिकल साइज उस चिप का ये होता है, और इसके ऊपर कोई 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ गेट्स हो। सोच सकते हैं आप कि टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है। सर अजीब बात लग रही है छोटी सी चिप में। हाँ, इतनी छोटी सी चिप है और उसके ऊपर 20-30 करोड़ गेट्स तो आम है। और 20-30 करोड़ गेट्स नहीं होते, वो गेट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनके सर्किट्स बने हुए होते हैं, और वो ये सारा आपका सारा ये काम कर रहे होते हैं। मतलब उस पर पूरा कंप्यूटर चलता है। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो इसके अंदर होता है, चिप के अंदर, और वो उस पर प्रोग्राम लोड हुआ होता है, उसी के ऊपर सारा कुछ चल रहा होता है, और उसका फिजिकल साइज बस इतना सा होता है। दैट इज वाई आपके फोन के अंदर, मतलब आपके फोन की जो कंप्यूटिंग पावर है, आज से 40-50 साल पहले एक सुपर कंप्यूटर की ये कंप्यूटिंग पावर होती थी, और वो सुपर कंप्यूटर कई कमरों के ऊपर बना हुआ होता था। अब वही चीज हमने, वो जो सुपर कंप्यूटर जो 30 साल पहले वाला था, उसको एक चिप के ऊपर डाल दिया, और वो चिप आपके फोन के अंदर लग जाती है। तो आपका एक नॉर्मल फोन जो है, इट is as powerful as a supercomputer of 30 years ago या 40 years ago का जो सुपर कंप्यूटर था, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आता था, उतनी पावर अब आपके एक फोन के अंदर आती है या आपके एक टैबलेट के अंदर। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये पूरी रेवोल्यूशन आई है, जिसको हम लोग VLSI कहते हैं। इसका फायदा क्या है कि इट हैज अ स्मॉल साइज। स्मॉल साइज तो हमने देख लिया कि कितना छोटा है। फिर इसकी लो कॉस्ट है, चिप ज़ाहिर है ये सस्ती होती है, तभी आप इसको फोनों में और हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये 10 लाख की एक चिप बने या 20 लाख की एक चिप हो, तो कोई बंदा फोन खरीद ही ना सके। तो ज़ाहिर है ये चिप भी 2-3 हज़ार रुपए की है या 5 हज़ार की होती है, तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी इसकी क्वालिटी ये है कि इसकी लो पावर के अंदर चले, पावर बहुत कम कंज्यूम करती है, एंड दैट इज वाई बैटरी ऑपरेटेड जो आपका इक्विपमेंट है वो इस चिप के साथ चल सकता है। अगर ये पावर भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करे तो फिर आपका कोई भी बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट ना चले, फिर आपको इसको पावर मतलब 220 वोल्ट के सॉकेट में लगाना पड़े, तो वो भी नहीं है। पावर इतनी कम है कि छोटी सी बैटरी के साथ भी ये कई दिन निकाल। अगली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी बड़ी हाई रिलायबिलिटी है, मीनिंग कि ये खराब नहीं होती है। आप देखें कि कभी भी प्रोसेसर कंप्यूटर का खराब नहीं हुआ होगा, उसका मदरबोर्ड खराब हो जाएगा, उसकी हार्ड ड्राइव खराब हो जाएगी, उसकी और चीजें खराब होंगी, लेकिन किसी बंदे ने आज तक प्रोसेसर नहीं चेंज कराया होगा कि जी प्रोसेसर खराब हो गया, क्योंकि इतना ये रिलायबल होता है कि ये खराब भी नहीं होता। और आखिरी इसकी क्वालिटी ये है कि इट वर्क्स एट वेरी वेरी हाई स्पीड, यानी ये गीगाहर्ट्ज में इसकी स्विचिंग हो रही होती है, and that is why you can run all types of applications on the IC. अब कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि जी 1 करोड़ या 20 करोड़ ट्रांजिस्टर्स या गेट्स हम इतने से एरिया में बनाते कैसे हैं? तो उसका जवाब ये है कि वो, अगर आप कभी VLSI वगैरह पढ़ेंगे तो वो ये एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, बल्कि इसको फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। यानी ये एक तरह की आप समझ लें एक टेक्निक है जिसमें हम लाइट को यूज करते हैं और केमिकल्स को यूज करते हैं, और लाइट को ऐसे लेंसेज में से पास करते हैं कि वो बिल्कुल श्रिंक होके वो डिजाइन जो है, जैसे से मैग्नीफायर ग्लास एक चीज को बड़ा करता है ना, तो इसमें हम उस चीज को छोटा करके उसके ऊपर बनाते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर जो है वो मतलब एक माइक्रोन जो है उसके अंदर भी कई मिलियन ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं। मतलब माइक्रोन जो है वो समझ लें कि
आपके जो ह्यूमन हेयर है उसकी जो थिकनेस है वो 80 माइक्रॉन है। तो अब 1 माइक्रॉन में भी 10 से 20 ट्रांजिस्टर आप बना सकते हैं। तो समझ लें कि एक ट्रांजिस्टर का साइज इतना होता है उसके ऊपर कि आपके जो आपका बाल है उसकी जो थिकनेस है उसके अंदर 200 से 300 ट्रांजिस्टर्स फिट आ जाते हैं। ये 200-300 गेट्स बाल की थिकनेस के अंदर, ये इसका साइज। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सो फार? सर VSLI और IC में फर्क क्या होगा? आईसी तो जनरल टर्म है, आईसी तो हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को, यानी कि कोई भी सर्किट जो एक चिप पे बना हुआ है। अब उस चिप के ऊपर अगर तो 10 सर्किट्स बने हुए हैं, 10 गेट्स बने हुए हैं, तो वो वही बात है, मैंने कहा वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। अगर उस पे 1 करोड़ सर्किट्स बने हुए हैं तो वो VLSI हम उसको कहेंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके सर। तो ये सिर्फ नंबर ऑफ जो आपके गेट्स है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो जब आप कहते हैं ये चिप मेरी VLSI है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर 1 करोड़ से ऊपर गेट्स है। अच्छा, ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमारी ना जो हम लोग ये गेट्स इस्तेमाल करते हैं फिजिकली, इसकी ना 3-4 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं बनाने की। उसकी हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कम से कम उस टेक्नोलॉजी का नाम पता होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजीज हैं क्या। तो उन टेक्नोलॉजीज को हम लोग कहते हैं डिजिटल लॉजिक फैमिलीज। तो फैमिली से मुराद ये है कि उसके अंदर जो जो ट्रांजिस्टर बने हैं वो किस टेक्नोलॉजी से बने हैं। ठीक है, तो एक हमारी सबसे जो पुरानी टेक्नोलॉजी TTL कहलाती है। TTL स्टैंड्स फॉर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। आगे लिखा हुआ डाइंग, यस इट्स अ डाइंग टेक्नोलॉजी बिकॉज अब इसको कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तो इस वजह से ये बस खत्म हो रही है। लेकिन वैसे आप जो लैब के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो TTL ही है। तो ये हम लोग स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, छोटे मोटे सर्किट्स के लिए वी कीप यूजिंग TTL लॉजिक। तो आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो TTL है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और लॉजिक है जिसको हम लोग कहते हैं ECL लॉजिक, इमिटर कपल्ड लॉजिक। इमिटर कपल लॉजिक भी एक लॉजिक है, यानी लॉजिक से मुराद है फिजिकली ये एक जो चिप बनाने का तरीका है ये है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये बड़ी हाई स्पीड पे काम करती है, लेकिन ये बहुत हाई पावर कंजम्पशन भी है। तो ये पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, तो इसको भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। फिर हमारे पास है MOS। MOS स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फिर हमारे पास है एक और टेक्नोलॉजी जिसको हम CMOS कहते हैं। C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और फिर BiCMOS है जो कि हाई स्पीड हाई डेंसिटी है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जी मसलन ये जो आपका प्रोसेसर लगा हुआ है फोन में, ये किस टेक्नोलॉजी पे है, ये किस लॉजिक फैमिली पे है, तो आप उसको सीधा जवाब देंगे वो CMOS है। तो आजकल दुनिया की हर चीज जो बनती है वो CMOS के ऊपर बनती है। कुछ BiCMOS पे भी है लेकिन ये बहुत कम है। बाकी ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज अब ऑब्सोलीट हो चुकी हुई हैं, इस्तेमाल नहीं होती। CMOS जो है दैट इज व्हाट इज यूज्ड राइट नाउ। तो जो लेटेस्ट आपकी टेक्नोलॉजी है वो CMOS है। CMOS ये नहीं है कि ये अभी बनी है, ये CMOS टेक्नोलॉजी को आए हुए भी अब 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इट हैज प्रूवन टू बी द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग माइक्रोचिप्स। हम CMOS को इस्तेमाल करते हैं। तो एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अब जो लॉजिक फैमिली आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपने फिजिकली बनाने के लिए गेम्स, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इन तमाम चीजों की ना अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, और आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज है ताकि आप उनको सही तरह से इस्तेमाल कर सकें। यानी आपने एक चिप खरीदी, आपको पता लगा वो TTL है, तो फिर TTL की अपनी आगे प्रॉपर्टीज है।
तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह से जब आप सीमॉस इस्तेमाल करेंगे चिप, तो सीमॉस की अपनी प्रॉपर्टीज है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उसमें जो प्रॉपर्टीज हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है ना गेट्स की, वो ये 4 प्रॉपर्टीज है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल लॉजिक फैमिली। सबसे पहली चीज है फैन आउट। फैन आउट क्या होता है? फैन आउट ये होता है कि आपका जो एक गेट है, कोई भी आपने एक गेट लिया, ठीक है, वो आगे कितने को अपनी आउटपुट दे सकता है, उनको ड्राइव कर सकता है, ठीक है। तो लेट्स से इसके आगे भी गेट लग गया, इसके आगे भी गेट लग गया, इसके आगे भी लग गया और इसके आगे भी लग गया। तो सॉरी, अच्छा, तो फैन आउट क्या हुआ, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म है फैन आउट इज कि एक गेट आपका आगे कितने गेट्स को चला सकता है। क्योंकि ये ऐसे नहीं होता कि आप एक गेट आगे जितने मर्जी गेट्स लगा दें और अपनी लॉजिक बना लें और उसके बाद वो चलने लग पड़ेगा। देयर इज अ लिमिट टू हाउ मेनी गेट्स यू कैन कनेक्ट टू द आउटपुट ऑफ अ सिंगल गेट, ओके। क्योंकि ये जो सिंगल गेट होता है, इसने करंट प्रोवाइड करना होता है, और करंट जो है वो आगे फिर डिवाइड होता है, इस गेट को भी जाता है, इसको भी जाता है, इसको भी जाता है। तो करंट बहुत थोड़ा सा होता है। अगर आप बहुत सारे गेट्स लगाते हैं तो करंट कम हो जाता है। जब करंट कम हो जाता है तो आपका सिग्नल वीक हो जाता है, तो ये गेट्स जो हैं ये ठीक तरह काम नहीं करते, ये स्विच नहीं करते। तो देयर इज अ लिमिट, ठीक है। तो वो उसको हम लोग फैन आउट कहते हैं। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड्स दैट द आउटपुट ऑफ अ टिपिकल गेट कैन ड्राइव, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड्स दैट द आउटपुट ऑफ अ टिपिकल गेट कैन ड्राइव। तो जब आप एक लॉजिक फैमिली लेंगे ना, इस्तेमाल करेंगे, तो आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस में, उसकी स्पेक शीट्स में फैन आउट गिवन होगा। मसलन टीटीएल का टिपिकल फैन आउट है तकरीबन 5। तो टीटीएल आईसी जो है वो आगे एक गेट जो है आगे 5 गेट्स को चला सकता है, ठीक है। इस तरह सीमॉस का तकरीबन 10 है। मुख्तलिफ चीजें, तो ये फैन आउट ये चीज होता है। हर एक को क्लियर होता है फैन आउट क्या होता है? जी सर। ओके। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है ना फैमिली की, वो होती है उसकी पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन से मुराद है कि जब आप आईसी लेंगे तो वो कोई पावर भी कंज्यूम करेगी, ठीक है ना। तो हर फैमिली की अपनी पावर डेसिपेशन है। टीटीएल की सबसे ज्यादा पावर डेसिपेशन है और सीमॉस की सबसे कम होती है। सो समझ लें कि सीमॉस की पावर डेसिपेशन 10 टाइम्स कम होती है टीटीएल की निस्बत। तो आपने मसल चिप इस्तेमाल करनी है, तो आपने इसके साथ जैसे कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं जो बैटरी के ऊपर चलता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कितना करंट देता है, और जो मैं बैटरी लगा रहा हूँ वो कितनी देर में ड्रेन हो जाएगी इस चिप को लगाने से, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि आपने चिप तो लगा दी है लेकिन फोन के अंदर, और आपकी जो फोन की बैटरी है वो 1 घंटे बाद ही डेड हो जाती है, तो वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तो आपको पावर डेसिपेशन देखनी होती है कि पावर को इतनी कंज्यूम करे कि बैटरी 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलती है या नहीं चलती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर एक क्लॉक है तो आप कहेंगे, मोबाइल है तो आप कहेंगे भी 2 दिन बैटरी चले। तो तो हर फैमिली की पावर डेसिपेशन जो है वो मुख्तलिफ होती है। टीटीएल की और है, सीमॉस की और है। सीमॉस की वैसे सबसे कम, ठीक है। फिर तीसरी चीज जो आपने देखनी होती है वो होता है प्रोपिगेशन डिले। प्रोपिगेशन डिले ये है कि एक सिग्नल जब गेट के इनपुट के ऊपर आता है, ठीक है, तो कितनी देर के बाद इसका आउटपुट भेज होता है। مثلا आपने यहाँ पे 1 दिया और आउटपुट पे लेट्स से 0 होना था, तो कितनी देर के बाद, कितना टाइम लगा उस गेट को स्विच करने में, इस सिग्नल को इसमें से पास करने में और उसके आउटपुट को चेंज होने में। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप जैसे इनपुट देते हैं आउटपुट उसी वक्त चेंज हो जाए। आउटपुट को एक डिले लगती है। गेट को स्विच होने में, को ऑन होने में, ऑफ होने में, 1 देने में, 0 देने में एक टाइम डिले आता है, जो उसकी अपनी प्रोपिगेशन डिले। तो ये प्रोपिगेशन डिले जो है ये भी आपको देखनी होती है कि प्रोपिगेशन डिले हर फैमिली की मुख्तलिफ है। मसलन टीटीएल की प्रोपिगेशन डिले कम कंपेयर टू अदर्स, वो पावर ज्यादा लेते हैं लेकिन उसकी डिले कम होती है, ठीक है।
तो प्रोपिगेशन डिले से क्या होता है, प्रोपिगेशन डिले ये डिटरमिन करती है कि आपका ओवरऑल सर्किट किस स्पीड पे चलेगा। मतलब इसमें अगर 50 गेट्स हैं तो हर गेट जो है वो कुछ ना कुछ डिले लेगा, जाहिर है। तो सिग्नल जब इनपुट से आउटपुट तक कितनी देर के अंदर आएगा, ये डिपेंड करेगा कि हर जो इंडिविजुअल गेट है उसकी डिले कितनी है, और उसको आप टोटल को ऐड करेंगे तो आपको प्रोपिगेशन डिले। जब आपको प्रोपिगेशन डिले मिलेगी तो उससे आपको ये पता लगेगा कि ये सर्किट कितनी स्पीड के ऊपर काम कर सकता है। और इसका मतलब कि मैं इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी रख सकता हूँ। क्लॉक की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कि तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई इस पे ग्राफिक्स की एप्लीकेशन चल भी सकती है या नहीं चल सकती, या कोई और चीज चल सकती है या नहीं चल सकती। तो वो आपका प्रोपिगेशन डिले होता है, तो वो भी आपका गिवन होगा हर फैमिली के लिए। और चौथी प्रॉपर्टी है आपकी जी प्रोपिगेशन डिले से कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन की चीज समझ आ रही है। प्रोपेगेशन डिले ज्यादातर रैम में इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। प्रोपेगेशन डिले जो है वो हम लोग रैम के अंदर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लैब में तो नहीं करते, लैब में तो आपका कोई कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि प्रोपेगेशन डिले इसकी जो है ना नैनो सेकंड्स में होती है, बिलियनथ ऑफ अ सेकंड। तो वो आपको तो फील भी नहीं होगी, आप तो लगाएंगे और आउटपुट आ जाएगी। तो ये जब आप कोई पूरा सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं ना, जिसमें करोड़ों गेट्स के थ्रू सिग्नल गुजरना होता है, वहां पे प्रोपेगेशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो लैब के अंदर तो आपको ये प्रोपेगेशन डिले नजर भी नहीं आएगी, आपको तो लगेगा आपने बटन दबाया सर्किट ऑन हो गया, लेकिन एक्चुअली देयर इज अ डिले, बट दैट डिले इज इन माइक्रोसेकंड्स और इन नैनो सेकंड्स। ठीक है जी, सही सर। अच्छा। और जो चौथी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आपका नॉइस मार्जिन। नॉइस मार्जिन क्या होता है? नॉइस मार्जिन ये होता है कि द मिनिमम of external noise voltage that caused an undesirable change in the circuit output। मतलब ये है कि आपका सिग्नल जा रहा था और सिग्नल के ऊपर कहीं से नॉइज आ गई, ठीक है। ये नॉइज कोई भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रिकल नॉइज है और ये सिग्नल को इसने थोड़ा सा खराब किया। तो नॉइज मार्जिन ये है कि किस हद तक नॉइज जो है वो टॉलरेट कर सकता है गेट विदाउट अफेक्टिंग इट्स आउटपुट, ठीक है। तो जिन जिन फैमिलीज का नॉइज मार्जिन ज्यादा है वो ज्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट में काम कर सकती है। और नॉइज से मुराद ये आवाज वाली नॉइज नहीं है, ये है इलेक्ट्रिकल नॉइज। जैसे चलाते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है और वो आपके कंप्यूटर में भी जाती है, आपके मोबाइल में भी जाती है। अब नॉइज मार्जिन ये होता है कि क्या की वजह से आपका मोबाइल काम करना खराब तो नहीं हो जाएगा, क्या वो उस नॉइज को टॉलरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये नॉइज मार्जिन होता है और ये हर फैमिली का मुख्तलिफ होता है और इसको हमें देखना होता है कि इतना कम नॉइज मार्जिन ना हो कि जरा सी कोई चीज आप इलेक्ट्रिकल ऑन करें और आपकी उसमें इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाए, या आपकी स्क्रीन खराब हो जाए, या आपका लैपटॉप करप्ट हो जाए, या कुछ भी हो जाए। तो ये हमारे नॉइज मार्जिन होते हैं। ठीक, एनी क्वेश्चंस? सर अगर एक कैलोमीटर फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाती है नॉइज तो फिर सारे कैलोमीटर सिस्टम फेल होंगे जो फ्रीक्वेंसी पर लाई करते हैं। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी की भी बात नहीं है, खाली फ्रीक्वेंसी नहीं होती, स्ट्रेंथ की भी बात होती है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है, जो चीज नॉइज जनरेट कर रही है वहां पे कितनी हाई वोल्टेज है। तो दोनों चीजें मिलके नॉइज जनरेट करती है, एक उसकी फ्रीक्वेंसी है और दूसरी उसकी स्ट्रेंथ है सिग्नल की, ठीक है। बस आप लोग ट्रेवल करते हैं तो टेक ऑफ से वो पहले कहते हैं कि जी आप अपने मोबाइल फोन या टैबलेट हैं वो स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि वो जहाज के नेविगेशन सिस्टम के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हर मोबाइल फोन एक नॉइज जनरेट कर रहा होता है, एक इलेक्ट्रिकल इसके गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब वो जो फील्ड है वो जहाज के भी जितने सिस्टम्स हैं उनको जाके इफेक्ट कर रही है। तो एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन वो ये कहते हैं कि आप इसको बंद कर लें ताकि कोई नॉइज जहाज के सिस्टम में ना आए और कोई डेटा करप्ट ना हो। तो वैसे तो उसमें नॉइज मार्जिन उन्होंने इतना रखा हुआ होता है, उनको पता होता है कि भाई अगर लोग लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे भी तो वो नहीं होता, लेकिन एज अ सेफ्टी मार्जिन, और क्योंकि लैपटॉप 300-400 लोग हैं वो इकट्ठे ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि इतनी नॉइज जनरेट हो कि जहाज का सिस्टम खराब हो जाए।
तो ये इस तरह से होता है। सही सर। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं और आप ऊपर ये आपके ऊपर हाई टेंशन वायर्स हो वापडा की बहुत जो 220 केवी वाली होती है, आप उसके नीचे जाके खड़े हो जाएं, आपका सिग्नल खराब हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि उसके गिर्द इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, वो जो नॉइज जनरेट करती है वो आपके सर्किट्स को भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो नहीं आती। तो फिर आप तार से दूर चले जाएं तो आवाज आ जाए। समझ आ गई सर। अच्छा, एक और टर्म है कैड। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मेरे ख्याल आप सारे लोगों ने ये टर्म तो सुनी होगी, कैड की। Has anybody heard the term CAD before? हाँ जी सर। जी, कोई CAD सॉफ्टवेयर की कोई एग्जांपल दे सकता है स्टूडेंट? सर जो आर्किटेक्चर में डिजाइन बनते हैं बिल्डिंग वगैरह के, हाँ बिल्कुल, वो भी CAD सॉफ्टवेयर होता है। सो कंप्यूटर एडेड डिजाइन का ये मतलब है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको डिजाइन करने में किसी भी चीज में हेल्प करता है, उसको सिंप्लीफाई कर देता है। तो कैड की ड्राइंग्स या कैड का जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिर्फ आर्किटेक्चर में या कोई घरों के नक्शों में नहीं इस्तेमाल होता है, यानी वहां पे भी हम कैड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके ये जितने सर्किट्स भी बनते हैं मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स के, ये भी बिल्कुल कैड के ऊपर ही बनते हैं। जिस तरह से एक ब्रिज का या एक शहर का डिजाइन आप बनाते हैं, उस तरह से एक सर्किट का भी पूरा डिजाइन जो है वो आप कंप्यूटर के ऊपर करते हैं, और आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैड सॉफ्टवेयर। तो इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप मिलियंस ऑफ गेट्स को उनमें देख सकें, कनेक्ट कर सकें, सिमुलेट कर सकें, और उसके बाद सॉफ्टवेयर की आउटपुट ही आप फैक्ट्री को दे देते हैं तो वो उसके ऊपर चिप बना देता है। तो ये सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर कई अब तो इतना ज्यादा इम्प्रूव हो गया कैड कि आपको हार्डवेयर जो है वो डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं है। एक लैंग्वेज आ गई है जिसको हम लोग VHDL कहते हैं, या वेरिलॉग भी कहते हैं। तो वेरिलॉग जो है वो बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर की तरह की एक लैंग्वेज है, मतलब जस्ट लाइक सी। लेकिन इसके अंदर आप हार्डवेयर की पूरी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि आप हार्डवेयर किस तरह का बनाना चाहते हैं, और उसका एक प्रोग्राम लिख देते हैं, और फिर आपके पास जो कैड टूल होता है वो उसको एक सर्किट के अंदर तब्दील कर देता है, और वो सर्किट खुद ही बना के पूरा का पूरा आपको दे देता है। तो ये लैंग्वेजेस भी आ गई हैं हमारे पास जो कि हार्डवेयर डिजाइन के लिए इस्तेमाल। तो इट्स जस्ट लाइक यू वांट टू डिजाइन हार्डवेयर, आप उस हार्डवेयर की डिस्क्रिप्शन देंगे और जो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर है वो उसका सर्किट खुद ही बना देगा। ठीक। तो कैड जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हर जगह के ऊपर। बस ये चिप डिजाइन था, और तो कोई खास ऐसी चीज नहीं है। ये दिस एक्चुअली एंड्स आवर चैप्टर नंबर 2। इंशाल्लाह आप अगली क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है के मैप्स, कार्नोफ मैप्स के ऊपर, और उसमें हम देखेंगे कि आगे हम सर्किट्स किस तरह से डिजाइन करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो वील एंड द क्लास। सर लेक्चर से रिलेटेड सवाल ही मेरा सर एक और सवाल है। जी बताइए। सर जब हम लोग कह रहे हैं वर्ड्स यानी कि बाइनरी की हम लोग वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो जी। उस वक्त हम लोग जो पहला डिजिट होता है जो प्लस और माइनस इंडिकेट करता है, उसको भी हम लोग करते हैं कॉम्प्लीमेंट? नहीं, उसको नहीं करते हैं। उसके बाद के जितने भी होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट उसके कर सकते बाद हैं सिर्फ? जी बिल्कुल, साइन उसी तरह रहता है। थैंक यू सर। ओके, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।